नमस्कार, आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि श्रीवास्तव। सबसे पहले बता देते हैं आपको आज के मुद्दे। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान जारी और इसके साथ ही खरगे को चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। इस पर भी बात होगी कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज शाम 4 बजे होगा जारी। और साथ ही मौसम की बात करते हुए बताएंगे कि प्रदेश में गर्मी और लू का सितम जारी है। मिडिल ईस्ट जंग की बात करें तो टाइमलाइन ट्रंप तय करेंगे, ये व्हाइट हाउस से ऐलान आया है। और आइए अब शुरुआत करते हैं आज का एजेंडा की। तो आज का एजेंडा की शुरुआत करेंगे 2 राज्यों में जारी मतदान की खबर से। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गए हैं। मतदान केंद्रों पर आज सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर मतदान जारी है। दोनों राज्यों में शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु में मुकाबला मुख्य रूप से डीएमके के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन और एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच है। एक तरफ सीएम एमके स्टालिन सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी ओर एआईएडीएमके के पलानीस्वामी 5 साल बाद वापसी के लिए जोर लगा रहे हैं। और इसके अलावा फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए थलपति विजय की पार्टी भी इस बार सबकी नजर है, उन पर भी सबकी इस बार नजर बनी हुई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में मुख्य लड़ाई बीजेपी और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के बीच मानी जा रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज मतदान जारी है। सुबह 6 बजे से ही और शाम के 6 बजे तक मतदान होता रहेगा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के जो सीटें हैं वो 152 सीटों पर मतदान है। और तमिलनाडु की बात करें तो 234 सीटों पर विधानसभा की सीटों पर मतदान हो रहा है। बंगाल में पहले चरण में 1478 प्रत्याशी मैदान में। और आप देख सकते हैं अपनी तस्वीरों में किस तरह से जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं। मतदाता लाइनों में लगकर अपने मतदान देने के लिए खड़े हुए हैं। महिलाओं की संख्या ज्यादा नजर आ रही है। महिलाएं भी इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और साथ ही तमिलनाडु में कुल 4023 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो आज 2 राज्यों यानी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान चलते रहेंगे। और आपको बता दें कि तमिलनाडु में सुबह से ही मतदान जारी है। दोनों ही राज्यों में वोटिंग से जुड़े अहम जो आंकड़े हैं वो भी हम आपको समझा देते हैं कि किस प्रकार के जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। बात करें बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग की तो पश्चिम बंगाल में 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान जारी है। 152 सीटों के लिए 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोटर हैं। और पुरुष वोटर 2.77 करोड़, महिला वोटर 2.89 करोड़ और तृतीय लिंग वोटर जिनकी बात करें तो वो 7617 हैं। बंगाल में पहले चरण में 1478 जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं। तमिलनाडु में मतदान की जो अहम बातें उसके बारे में आपको बताते तो 234 सीटों पर होने वाले मतदान में 5.73 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। और इसके साथ ही ये भी बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव में कुल 4023 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स की जो पहली बार वोटिंग के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट टाइम वोटरों की जो संख्या है वो 14.59 लाख है, यानी कि 14,59,000। मतदान के लिए 33,133 स्थानों पर 75,064 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मतदान में 1,06,418 बैलेट यूनिट, 75,064 कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी मशीनें भी तैनात की गई हैं। बता दें कि दोनों राज्यों में जो मतदान है वो सुबह से ही जारी है। बंगाल में मतदान की कुछ अहम बातें हमने आपको बताई और इसी तरह से तमिलनाडु में जो मतदान है उसके बारे में भी कुछ अहम बातें हमने आप तक पहुंचाई। और अब आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल की 4 बड़ी जो सीटें हैं वो कौन सी हैं। तो बता दें कि जो 4 बड़ी सीटें उनके बारे में आपको बताते कि किन जो 4 बड़ी सीटों पर जो नाम आ रहे हैं। तो नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी बीजेपी से उम्मीदवार हैं और उन्हीं के ऑपोजिट पवित्र कर टीएमसी से उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। नंदीग्राम सीट के समीकरण की बात करें तो इस सीट पर 2021 में शुभेंदु ने यहां से ममता को हराया था। हालांकि इस बार ममता यहां से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। ये सीट पूरे बंगाल का नैरेटिव सेट करती है। और अब बात करें खड़गपुर की तो खड़गपुर सदर में दिलीप घोष बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो वहीं
प्रदीप सरकार टीएमसी के उम्मीदवार हैं। खड़गपुर सदर सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, क्योंकि 2016 में दिलीप घोष ने यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 उपचुनाव में टीएमसी ने इसे छीन लिया था। और अब बात करते हैं बहरामपुर की, तो सुभद्र मैत्रा बीजेपी से उम्मीदवार हैं और इनके ऑपोजिट अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। बहरामपुर सीट 2021 में बीजेपी की जीत और 2024 लोकसभा में टीएमसी की वापसी के बाद ये सीट काफी संवेदनशील है, जहां कांग्रेस अपना पारंपरिक गढ़ बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। और अब बात करते हैं डोमकल की, तो मुस्तफिजुर रहमान सीपीआईएम उम्मीदवार और इन्हीं के ऑपोजिट हुमायूं कबीर एजेयूपी से उम्मीदवार हैं। डोमकल सीट के समीकरण की बात करें तो ये सीट पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर नई पार्टी बनाकर इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। हुमायूं का बीजेपी से डील करने का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। तो ये कुछ जो समीकरण हमने आपको बताए, जो बड़े बड़े चेहरे जो कि इस बार उम्मीदवार के रूप में नजर आ रहे हैं, कौन कहां पर किस तरह से अपनी जीत दर्ज करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल की जो 4 बड़ी सीटें हैं और जो 4 बड़े चेहरे मैदान में हैं, उनके बारे में हमने आपको बताया कि कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बहरामपुर से, कोलाथुर से एमके स्टालिन डीएमके के उम्मीदवार और साथ ही पी संथाना कृष्ण एआईएएम डीएमके से उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु की 4 बड़ी सीटें जो चेहरे मैदान में, उनके बारे में फिर से बता दें आपको कि कोलाथुर वो पी संथाना कृष्णन जो कि एआईए डीएमके से उम्मीदवार हैं, इनके ऑपोजिट एमके स्टालिन डीएमके से उम्मीदवार हैं। समीकरण बता दें आपको कि ये डीएमके का गढ़ है। वर्तमान मुख्यमंत्री और डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन इस सीट से चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पेरम्बूर की बात करें तो विजय टीवी के उम्मीदवार, उनके ऑपोजिट आरडी शेखर डीएमके से उम्मीदवार हैं। डीएमके ने यहां 2016 और 2021 में लगातार जीत हासिल की है और इस बार एक्टर नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके साथ ही चेपाक तिरुवल्लिकेनी की बात करें तो उदयनिधि स्टालिन डीएमके से उम्मीदवार, आदि राजाराम एआईए डीएमके से उम्मीदवार हैं। ये सीट डीएमके का किला मानी जाती है। यहां सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन चुनाव लड़ रहे हैं। और अब बात करते हैं एडप्पादी की, तो काशी सी डीएमके से उम्मीदवार हैं और इनके ऑपोजिट पलानीसामी एआईए डीएमके से उम्मीदवार हैं, काशी सी से। और पूर्व सीएम के पलानीसामी का ये गढ़ है, वो 6ठी बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। डीएमके यहां सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देखा कि तमिलनाडु की 4 जो बड़ी सीटें हैं उनके बारे में आपको बताया हमने कि 4 बड़ी सीटें और जो बड़े मैदान और जो बड़े चेहरे जो मैदान में सामने आ रहे हैं, कौन किसके ऑपोजिट है इसके बारे में आपको बताया हमने। डीएमके से उदयनिधि स्टालिन और एआईए डीएमके से आदि राजाराम ये चेपाक तिरुवल्लिकेनी से लड़ रहे हैं। साथ ही एडप्पादी की बात करें तो काशी सी डीएमके से और के पलानीसामी एआईए डीएमके से उम्मीदवार हैं। ये कुछ बड़े चेहरे हैं। और साथ ही एमके स्टालिन डीएमके से उम्मीदवार हैं, पी संथाना कृष्ण एआईए डीएमके से उम्मीदवार हैं कोलाथुर से। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान जारी है। दिग्गज भी अपना वोट डाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा सीटों से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। तो वहीं आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल ने अपना वोट डाला। और इसके अलावा तमिलनाडु चुनाव के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, टीवी के प्रमुख विजय, अभिनेता रजनीकांत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने मतदान केंद्रों पर अपने अपने वोट डाले। और पश्चिम बंगाल में अलग अलग विधानसभा सीटों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं और लाइनों में लगे भी हुए हैं। सबसे सुखद तस्वीर की बात करें तो इस लोकतंत्र के त्योहार में महिलाएं जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जी हां, कई पोलिंग स्टेशंस पर महिलाओं की लंबी लाइनें भी देखी जा रही हैं। दरअसल बंगाल चुनाव में महिला वोटर ही गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, क्योंकि महिला वोटर टीएमसी की भी बड़ी वोटर हैं और बीजेपी की भी बड़ी वोटर हैं।
अब देखना यहाँ पर ये वाली बात होगी कि पहले चरण की 152 जो सीटें हैं उन पर जो मतदान हो रहे हैं उनमें कौन सी पार्टी के हक में जनता फैसला देती है। तो ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो लाइन में लगकर मतदाता अपने मतदान दे रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आसनसोल में आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं की जो लंबी कतारें हैं वो लगी हुई हैं। सिलीगुड़ी में भी आप देख रहे हैं किस तरह से मतदान देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। नंदीग्राम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ लोग मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीरभूम की बात करें तो बड़ी संख्या में जो महिला वोटर हैं, पुरुषों से ज्यादा महिला लाइन में लगी हुई नजर आ रही है और जो लाइन है उसकी एक लंबी कतार देखने को मिल रही है कि किस तरह से लंबी लाइनों में लोग लगकर मतदान कर रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अमरेंद्र गुप्ता जी। आइए इनसे जानते हैं। अमरेंद्र जी, स्वागत है आपका। अमरेंद्र, बताएं कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सुबह से ही वोटिंग जारी है, तो इस समय वहां पर क्या कुछ स्थिति है वहां की और किस प्रकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है, क्या कुछ उसके व्यापक इंतजाम किए गए हैं? अमरेंद्र, देखिए निधि, मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर मतदान प्रारंभ है। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी भीड़ नजर आने लगी है। पहले चरण में लगभग पूरे पश्चिम बंगाल में जहां जहां वोट हो रहे हैं उसके लिए 8000 से ज्यादा मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, बीरभूमी और वर्धमान जो है उन जिलों को विशेष तौर पे अति संवेदनशील घोषित किया गया है और उसको लेकर पैरामिलिट्री की फोर्सेज लगाई गई हैं। और मैं आपको बताऊं कि हर 100 वोटर पे एक पैरामिलिट्री का फोर्स तैनात है और पश्चिम बंगाल पुलिस को सबसे आखिरी दायरे में रखा गया है। पहले दायरे में निर्वाचन अधिकारी हैं, दूसरे में आर्म फोर्सेज और लास्ट में पश्चिम बंगाल पुलिस है। और देखिए, जो ये इस बार का जो वोट है जो फर्स्ट फेज का, वो नॉर्थ बंगाल की 54 सीटों पर लगभग मतदान हो रहा है, जिसमें दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, मालदा, अलीपुरद्वार और उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर। और ये बेसिकली जो है वो गढ़ है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से पकड़ बनाई हुई है। और यहाँ पर जो है राजवंशी हैं, आदिवासी जो वोट है वो अहम, और चाय बागान मजदूर यहाँ पर एक बड़ा वोट फैक्टर है यहाँ पर। इसके अलावा जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट सीट है वो जंगल महल की 40 सीटें हैं, जहां पर पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम और पश्चिमी मिदनापुर यहाँ पर वोट जारी है। और ये बेसिकली 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार जो है जो जनता है उनके बीच में आदिवासी वोट बैंक निर्णायक साबित होगा। और विकास वर्ष असंतोष, जिस तरह से 15 साल में ममता बनर्जी की सरकार में जो डेवलपमेंट था इस एरिया में, वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 बड़ी रैलियां इस एरिया में हुई, तो असंतोष यहाँ पर देखा गया। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एजेंडा था, जो मैनिफेस्टो था, वो विकास कर लिया गया। और जो तीसरा जो क्षेत्र है इंपॉर्टेंट, जो इस बार यहाँ पे मतदान हो रहा है, वो राढ़ बिहार की 36 सीटें हैं, जिसमें बीरभूमि है, पूर्वी और पश्चिमी वर्धमान है। और ये संवेदनशील इलाका आता है। और ये मैं आपको बता दूं, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ इस बार सीधी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एरिया जो है बेसिकली इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ग्रामीण मिश्रण है, मजदूर है, अल्पसंख्यक है। और टीएमसी और बीजेपी की यहाँ पर सीधी टक्कर इसलिए भी देखी जा सकती है क्योंकि यहाँ पर पिछली बार भी इसी तरह की तस्वीर आई थी। लेकिन जो प्रशासन है उसकी तारीफ करनी होगी, निर्वाचन आयोग की तारीफ करनी होगी कि इस बार जो तैयारियां हैं उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दिए हैं। और जो पैरामिलिट्री की फोर्सेज है उनको वो लगाई गई है जी, और वो उस तरह से अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है। लेकिन एक आध जगह से छुटपुट जो घटनाएं हैं वो आ रही हैं। और हुमायूं बाबर अभी एक सीट पर गए थे, उनके साथ जनता ने उनका विरोध किया क्योंकि वो अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे। तो वो ऐसी घटनाएं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के सुरक्षा के सख्त इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, ताकि निर्भीकता से भय मुक्त होकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और ये 152 सीटें निधि, ये बहुत बड़ा एक, ये मानिए कि वेस्ट बंगाल में सरकार बनाने का फैक्टर है। और इसमें देखिए एक अहम जो डेटा है वो भी बता दूं आपको कि जिस तरह से 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 3 सीटें जीती थी इस पूरे पश्चिम बंगाल में, उससे 11% वोट बैंक था, जिसको उन्होंने बढ़ाकर 2021 में मात्र 5 सालों में
77 सीटों तक लेके आए थे और जो उनका वोट फीसद था वो 38% था। तो इस बार 2016 तो 21 से बिल्कुल 26 यानी कि 10 सालों में बिल्कुल अमृत जी, बहुत ये आंकड़ा जो है आगे बढ़ाने की उम्मीद है। इसी के लिए लगातार जो है मतदान चल रहा है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं हम ये भी देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो इस बार के गेम चेंजर भी साबित हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत जी हमसे जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि अब हम आपको सुनवाते हैं शुभेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा पॉल की कुछ प्रतिक्रियाएं। क्या परिस्थिति है पूरे पश्चिम बंगाल में? पर परिवर्तन आ रहा है, पूरा परिवर्तन की माहौल है। मैं वोट डाल दिया और परिवर्तन होगा। यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। देखिए, आज वोट करने आए हैं और हम निश्चित है कि बंगाल के लोग भाजपा सरकार को बनाएंगे। फर्स्ट फेज का इलेक्शन आज, 29 को सेकंड फेज का इलेक्शन, और बंगाल के लोग सिद्धांत ले लिया है। ये तृणमूल को हटाना है, ये हमारे संस्कृति नहीं है, ये चेयर का अपमान है। जिस भाषा में ममता बनर्जी बात करते हैं ना, उस चेयर का अपमान है। हम लोग अपमान करने नहीं देंगे। तो ये कुछ प्रतिक्रियाएं थी जो आपने मतदान को लेकर सुनी। और अब आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि खरगे को चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। जी हां, चुनावी समर में जुबानी मर्यादा तार तार होने के मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने पर आयोग ने न केवल कड़ा संज्ञान लिया है बल्कि खरगे को नोटिस भी जारी किया है और 24 घंटे के भीतर जवाब तलब भी करने को भी कहा है। और इस नोटिस ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है, क्योंकि जवाब संतोषजनक न होने पर कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की संभावना भी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने पर चुनाव आयोग का जो एक्शन है और क्या पूरा मामला है, इसको हम आपको बता दें कि क्या कुछ पूरा मामला कहा गया है। तो आपको बता दें कि ईसीआई ने खरगे को नोटिस जारी किया और 24 घंटे में जवाब मांगा है। चेन्नई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की। बीजेपी ने खरगे के इस बयान को लेकर आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने खरगे के बयान को एमसीसी का गंभीर उल्लंघन माना। आयोग के मुताबिक व्यक्तिगत हमले और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। खरगे को अपना पक्ष रखने के लिए 24 घंटे की समय सीमा दी गई है। तो जिस तरह से उन्होंने अविवादित जो टिप्पणी की थी, उसके आरोप में जो चुनाव आयोग है उन्होंने नोटिस भी जारी किया है। और क्या हो सकता है चुनाव आयोग का अगला कदम, इसके बारे में आपको बता दें कि चुनाव आयोग की नोटिस के मुताबिक अगर खरगे 24 घंटों में जवाब नहीं देते हैं तो चुनाव आयोग का अगला कदम क्या हो सकता है। बता दें कि यदि आयोग खरगे के जवाब से संतुष्ट नहीं होता तो उन पर प्रचार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी कि वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। आयोग खतरे के बयान की सार्वजनिक रूप से कड़ी निंदा कर सकता है और भविष्य में ऐसे बयानों की पुनरावृत्ति पर सीधे एफआईआर दर्ज करने का निर्देश भी दिया जा सकता है। जी हां, अगर दोबारा से ऐसी जो घटनाएं वो सामने आती हैं तो एफआईआर करने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। आयोग कांग्रेस पार्टी के लिए एक सख्त एडवाइजरी भी जारी कर सकता है। जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष ने इस तरह के विवादित बयान दिए हैं, उसको लेकर एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है और उन्हें रोका भी जा सकता है। तो आगे आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सफाई दी है। खरगे ने कहा है कि मैंने कभी ये नहीं कहा जो इसका मतलब निकाला जा रहा है। मेरा मतलब साफ मैं करना चाहता हूं कि मोदी हमेशा धमकी देते हैं कि ईडी, आईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं उनके हाथ में हैं, वो डीलिमिटेशन भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ये बोला है खरगे ने पूरे मामले में ये सफाई देते हुए बोला है कि वो सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहते हैं पीएम मोदी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने बयान में सफाई देते हुए कहा है, मैंने वो कभी नहीं कहा जो इसका मतलब निकाला जा रहा है। पीएम मोदी हमेशा धमकी देते हैं, ये कहना है खरगे का। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विजय उपाध्याय जी, इनसे जान लेते हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। विजय जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जिस तरह से पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की, चुनाव आयोग की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ उन्होंने निर्देश जारी किए हैं?
ऐसे मामलों में चुनाव आयोग पहले नोटिस देता है। चूंकि खरगे ने उसी प्रोग्राम में जब उनसे जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि आपने उनको टेररिस्ट कहा प्रधानमंत्री को, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी सफाई दी और पूरा अपना पक्ष रखा और कहा कि उनका टेररिस्ट कहने का मतलब नहीं था, चूंकि वो ये जो संस्थाएं हैं इनके जरिए डराते हैं, वो उनका कहने का मतलब था। तो एक तो सफाई उनकी आ गई थी, लेकिन फिर भी ये मुद्दा है और बहुत गंभीर मुद्दा है। इस तरह से इसे स्लिप ऑफ टंग भी नहीं कह सकते हैं। ये एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बहुत लंबे समय से राजनीति में है, तो कई बार राजनीति में ऐसे ही स्लिप ऑफ टंग पे कुछ बातें मार्केट में फेंकी जाती हैं, बाद में उस पर सफाई दी जाती है। तो हो सकता है उनका मकसद ये हो, लेकिन इस पे चुनाव आयोग खरगे जी के चुनाव प्रचार पर कुछ घंटों का 24 घंटे 72 घंटे या उससे ज्यादा प्रचार करने पर रोक लगा सकता है। इसके अलावा जो बीजेपी ने इस पे लीगल एक्शन ले सकती है वो एक अलग इश्यू है, लेकिन चुनाव आयोग के पास जो हथियार है वो इनको प्रचार से अलग करने का ही है। वो 72 घंटे 48 घंटे या जो भी एक टाइम फ्रेम उनको समझ में आएगा निर्णय लेंगे, इनको प्रचार से रोका जा सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और आइए आज का एजेंडा में खबर आपको बताते हैं, प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी। दरअसल आज यूपी बोर्ड के कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि आज यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट शाम 4 बजे से घोषित किया जाएगा। ये रिजल्ट बोर्ड मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थी अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे। बता दें कि आज यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है वो जारी होगा। शाम 4 बजे से विद्यार्थी यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर परिणाम देख सकेंगे और छात्र अपने रोल नंबर की सहायता से अपना स्कोर कार्ड होम डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि वेबसाइट से रिजल्ट चेक करने का क्या कुछ तरीका है। तो यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको जिस कक्षा का रिजल्ट चेक करना होगा उस पर क्लिक करना है और अब आपको रोल नंबर भरकर सबमिट करना है और इसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज शाम 4 बजे 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट हैं यूपी बोर्ड के वो आ जाएंगे। छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है। और वेबसाइट के जरिए जो छात्र हैं वो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बोर्ड ने कक्षा 10 और 12वीं के जो रिजल्ट हैं उसको जारी करने के लिए शाम 4 बजे का वक्त दिया है। कुछ ही घंटों में हो जाएगा। 52 लाख से ज्यादा छात्रों का जो इंतजार वो है खत्म। बोर्ड ने कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो परीक्षाएं हैं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक पेन एंड पेपर मोड में आयोजित की थी। ये परीक्षाएं 8000 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इस साल परीक्षाओं के लिए कुल 52,30,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें 27,50,000 से ज्यादा जो छात्र थे कक्षा 10 की परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 24,79,000 से ज्यादा छात्रों ने कक्षा 12 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो कुछ ही घंटों में जो इंतजार है छात्रों का वो खत्म हो जाएगा। आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ जाएंगे और जो छात्र हैं वो आधिकारिक वेबसाइट के जरिए रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी जी। अभिषेक, आज 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है यूपी बोर्ड का वो घोषित हो रहा है, तो किस तरह से एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि किस साइट पर छात्र अपने परिणाम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बताना चाहेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो एग्ज़ाम है फरवरी से लेके जो है अप्रैल तक मार्च तक हुआ था, बहुत ही कम समय में इस बार लगभग 22 दिनों में जो है हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा का जो है परिणाम 1 महीने बाद ही घोषित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा परिषद जिस तरह लगातार इस पर काम कर रही थी, बहुत ही जल्दी रिजल्ट आ रहा है और खुशी की बात है कि लगभग 52 लाख अभ्यर्थी जो हैं इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें लगभग अगर बात करें तो 27 लाख हाई स्कूल के छात्र हैं और लगभग 24 लाख जो है इंटरमीडिएट के छात्र हैं। तो ऐसे में जो इंतजार की घड़ियां कुछ देर बाद कुछ घंटों और बचे हुए हैं। लगभग शाम 4 बजे जो है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जो है रिजल्ट घोषित हो जाएगा। और खास बात ये होगी कि इस बार देखने वाली बात जो होगी कि रिजल्ट भी जो है जो छात्र
छात्र छात्राएं हैं वो अपना उसी से डाउनलोड कर सकेंगे, मतलब जो मार्कशीट है उसकी कॉपी भी वो लोग जो है इस बार ऑनलाइन जो है डाउनलोड कर सकेंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं जो है उत्साह का भी विषय है, क्योंकि अब से कुछ घंटे बाद जो है हाई स्कूल के 52 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य की बात होती है। अगर हाई स्कूल की बात करते हैं तो हाई स्कूल आयरन ब्रिज बोला जाता है, वहीं इंटरमीडिएट के बाद से आगे की तैयारी होती है कि आगे भविष्य में क्या कुछ करना है, तो छात्र छात्राओं का इससे मनोबल भी बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इंतजार की घड़ियां लगभग कुछ घंटों बाद और बची हैं, खत्म हो जाएंगी। और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटर की, उसमें अपना क्रमांक डालकर जो है सभी छात्र छात्राएं जो हैं उसमें रिजल्ट भी देख सकेंगे। और जो इसका रिजल्ट का जो वेबसाइट है उसको ऑफिशियली जो है कल जो है अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम माध्यमों से आधिकारिक तौर से उसको जारी भी कर दिया गया है। बिल्कुल सही आपने कहा अभिषेक जी कि आधिकारिक तौर से देखा जा सकता है और जो वैलिड वेबसाइट है उस पर जाकर जो छात्र हैं वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमसे जुड़ने के लिए। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। तो आज का एजेंडा में मौसम की बात करते हुए आपको बता दें कि प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और झुलसा देने वाली लू की चपेट में है। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। दिन भर चिलचिलाती धूप और लू चल रही है, जिससे गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। मौसम विभाग ने 26 अप्रैल तक प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म उष्ण हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। 27 अप्रैल से मौसम बदलेगा और यूपी की कई जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में मौसम बदल जाएगा, लेकिन फिलहाल इस समय जो प्रदेश में लू का सितम है वो जारी है। प्रदेश में भीषण गर्मी का और लू का कहर जारी है। प्रदेश के 22 जिलों में और कुछ जिलों में 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी। और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि यूपी में गर्मी का जो सितम है वो जारी है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज में लू का अलर्ट जारी है। कुछ जिलों में 20 से 25 किलोमीटर तक की हवाएं भी चलेंगी। बीते कुछ घंटों में बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। 26 अप्रैल से मौसम में बदलाव आएगा। दोनों संभागों में बारिश हो सकती है। बीते 24 घंटों में बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। और इस खबर पर यानी कि मौसम की खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मौसम विभाग से मोहम्मद दानिश जी। मोहम्मद दानिश, स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रदेश में लू का जो सितम है वो जारी है, तो इस समय प्रदेश में या हम लखनऊ की बात करें तो क्या स्थिति बनी हुई है? दानिश जी, आपने शायद अपना जो म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कर लें अपना मोबाइल। आपकी आवाज हम तक आ नहीं रही है दानिश जी। दानिश जी कुछ बोले आप। आपको बता दें कि मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में राहत के आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल मौसम इस समय काफी ज्यादा गर्म बना हुआ है। पूरे प्रदेश में चिलचिलाती लू का जो मौसम है वो बना हुआ है। लोगों का जनजीवन बेहाल है। फिलहाल दानिश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। ये आपको अगली खबर की ओर ले चलते हैं। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की समय सीमा का फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही करेंगे। यह निर्णय पूरी तरह से अमेरिकी राष्ट्र हितों पर आधारित होगा। लेविट के अनुसार इस संघर्ष की कोई निश्चित समय रेखा या युद्ध विराम की समय सीमा अभी तय नहीं हुई है। और इसके अलावा मिडिल ईस्ट जंग को लेकर ईरान ने कहा है कि मौजूदा हालात में होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला नहीं जाएगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने कहा है कि सीज फायर के उल्लंघन के बीच ये संभव नहीं है। यानी मिडिल ईस्ट जंग की जो टाइमलाइन है वो ट्रंप तय करेंगे। और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का ये बयान जो सामने आया है, मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर ईरान अमेरिका के बीच जो तनातनी है उसको लेकर ये जो बयान है ये सामने आया है। मौजूदा हालात में होर्मुज नहीं खुलेगा, ईरान का ये कुछ कहना है। और इसी बड़ी खबर के साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।